इमरजेंसी में जो हालात थे उससे बदतर हालात आज की तारीख में हैं। इमरजेंसी में किसी भी विपक्ष के नेता को देशद्रोही नहीं बना दिया गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जिनका इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, कोई, वह इस देश के बारे में जिस तरह से बात करते हैं बहुत अच्छा नहीं लगता है। कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति माफ़ी मांग लेता है तो बात को ख़त्म होना चाहिए। जेल जरूर डाल दिया गया था, आज ना तो जेल में डाल रहे हैं और ना जीने दे रहे हैं ना बोलने दे रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिनका नाम अरुण श्रीवास्तव जी है। अरुण जी को हम लोग हमेशा अरुण भाई कहते हैं और अरुण भाई से हम लोगों का जो संबंध है वो बिल्कुल एकदम घरेलू पारिवारिक संबंध है और समाजवादी के बड़े कद्दावर नेता हैं, समाजवादी विचारधारा के, और इन्हीं ने ईवीएम को लेके भी एक बड़ा आंदोलन देश भर में किया और एकदम से ही क्या कहते हैं ये जनता दल यूनाइटेड में जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे रहे और बाकी किन किन पदों पे रहे हैं वो अरुण जी से भी हम पूछेंगे। और दूसरा ये है कि एकदम से जो इनका परिवर्तन हुआ, अभी इन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार जी की पार्टी अभी ज्वाइन की है, तो उसी के बारे में कुछ सवालात हैं इनसे कि ऐसा क्या हुआ कि जो इन्होंने इस विचारधारा को छोड़ के उसमें जाने का जो फैसला लिया है, उसके बारे में अरुण भाई क्या कहते हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ कि मैंने पार्टी अपने जीवन में पहली बार बदली है जी। मैं 1973 में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुआ था और मैं वहाँ की युवा शाखा का जो है गोरखपुर शहर का महामंत्री बन गया था। उसके बाद इमरजेंसी लग गई और फिर जब सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी में मर्ज की तो मैं जनता पार्टी में रहा और जनता पार्टी में की जो युवा शाखा थी उसका मैं महामंत्री था और उसमें उस समय गौरी भैया अध्यक्ष थे, उनके साथ मैं महामंत्री रहा। फिर सुबोध कांत साहा अध्यक्ष हुए तो मैं उनके साथ महामंत्री रहा। फिर शरद यादव युवा जनता के अध्यक्ष बने तो मैं उनके साथ महामंत्री रहा। और जब जनता पार्टी जनता दल में मर्ज की तो मैं जनता दल में आया और उस समय मैं उत्तर प्रदेश का जनता दल का महामंत्री बना। और जब जनता दल टूटी जी और उसके पहले रामकृष्ण हेगड़े को जब जनता दल से निकाला गया था तो उस समय हम लोग को भी निकाल दिया गया था और हम लोक शक्ति हम हेगड़े साहब के साथ लोक शक्ति पार्टी बनाए और मैं उस समय उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। लोक शक्ति भी ज़्यादा दिन नहीं चली और फिर वो जनता दल यू में मर्ज किया गई। समता पार्टी और लोक शक्ति और जनता दल का जो शरद यादव ग्रुप था वो तीनों मिलके जनता दल यूनाइटेड बनाया। तब मैं जनता दल यूनाइटेड में आया और मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बना। जब जॉर्ज साहब अध्यक्ष बने तो उनके साथ भी मैं महामंत्री रहा। फिर शरद यादव बने अध्यक्ष, फिर मैं उनके साथ महामंत्री रहा। फिर जब नीतीश कुमार जी बने तो उनके साथ भी मैं महामंत्री रहा पार्टी का। लेकिन जब नीतीश जी का हृदय परिवर्तन एकाएक हो गया और वो एनडीए में शामिल हो गए तो मैंने खुल के उनका विरोध किया था और ये कहा था कि ये उनकी निजी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। लेकिन मुझे पार्टी से फिर निकाल दिया गया और तब हमने वीरेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी पार्टी के सांसद थे केरला के, और अली अनवर जो पार्टी के सांसद थे, हम तीनों लोग बैठे और फिर हम तीनों लोग शरद जी से मिले और हमने शरद जी से आग्रह किया कि अब आप इस फैसले से पे अपना राय दीजिए, हम लोग तो अब जनता दल यू में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने हम लोगों को कहा कि नहीं, हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन हमको ये लगता था कि जनता दल यू का नाम, सिंबल हमारे पास रहेगा, इसलिए कि पार्टी के 19 स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ थे, राष्ट्रीय परिषद में बहुमत हमारे साथ था। हम चुनाव आयोग गए, हमें कोई वहाँ से लाभ नहीं मिला। फिर हम कोर्ट में गए, वहाँ भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो हमने आखिर हम लोग राजनीतिक लोग थे, चुनाव कोई मुकदमा लड़ना हमारा काम नहीं था। फिर हमने लोकतांत्रिक जनता दल हमने बनाया। पार्टी बन रही थी
और शरद जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने देश में बीड़ा उठाया था कि हम सभी विपक्षी दलों को एक करेंगे। हाँ, साझा विरासत और की साझा विरासत के नाम पे उन्होंने तमाम दलों को इकट्ठा किया भी। जी जी लेकिन उनके एक फैसले से कि लोकतांत्रिक जनता दल के सिंबल पे न लड़ करके उनका एक फैसला हुआ कि वो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे चुनाव लड़े, जी। और उन्होंने घोषणा किया कि लोकतांत्रिक जनता दल का विलय हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल में, जिसके नाते पार्टी बिखर गई। में बिखर गई और बिहार की पूरी पार्टी लगभग राष्ट्रीय जनता दल में चली गई। लेकिन पूरे देश में मतलब लोग अवाक रह गए ये सुन करके और उससे सहमत नहीं थे। लेकिन बाद में शरद जी ने वो भी निर्णय नहीं लिया राष्ट्रीय जनता दल में जाने का, और लोकतांत्रिक जनता दल अपनी जगह पर खड़ी रही, लोग बिखरते गए। तब तक कोरोना काल आ गया, फिर शरद जी बहुत बीमार भी पड़ गए और पार्टी में कुछ काम बचा नहीं था। मैं एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला रहा था ताकि मतलब बातचीत हो कि आखिर पार्टी कैसे चले, लेकिन कुछ लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं होने दिया और मुझे लगा कि खाली बैठे रहना ठीक नहीं है, और आज की तारीख में उस काम को करना बहुत जरूरी था जो शरद जी ने शुरू किया था जी। कि सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करने का। मेरे दिमाग में ये बात जरूर थी कि सभी विपक्षी दल किसी एक बड़े नेता के संरक्षण में नहीं मैं कहूँगा, हाँ। लेकिन एक बड़ी धुरी के जी जी बड़ी शख्सियत के इर्द गिर्द ही कोई खड़ा हो सकता है। और मुझे उस समय लगा कि शरद पवार जी इस देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, और उन्होंने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त दी, जो ताकत दिखाई, उसके बाद से लगा कि इनके अंदर काफ़ी दम है कि ये लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। शरद पवार जी बहुत अनुभवी हैं, बहुत कम उम्र में वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने थे और कृषि मंत्री की हैसियत से उन्होंने बहुत काम किया, और मतलब उनकी क्षमता, प्रशासनिक क्षमता को हम लोगों ने देखा है और राजनीतिक क्षमता को भी, ताकत को हम लोगों ने देखा। तो मुझे लगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए सभी विपक्षी दलों की एकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने उनसे बातचीत किया और वो सहर्ष तैयार हो गए और मैं उनकी पार्टी में शामिल हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम की वजह से आप ये कहें कि मैं समाजवादी नहीं रह गया, ये बिल्कुल नहीं, ये समाजवादी मेरा मकसद बिल्कुल हृदय परिवर्तन में नहीं हुआ है। मेरा इसका कोई मकसद नहीं है कि आप राष्ट्रवादी। देखिए, आपने एक बात कही कि नीतीश जी जब एनडीए में चले गए, शरद जी तो एनडीए के संयोजक रहे, तब भी आप उनके साथी थे। उस समय हम साथ में थे, लेकिन उस समय हम अपनी शर्तों पे थे। जब शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, रामकृष्ण हेगड़े ने भारतीय जनता पार्टी समझौता करके एनडीए बनाया, तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और हम अपनी शर्तों पे गए थे, उनकी शर्तों पे नहीं थे। नीतीश कुमार जो गए हैं ये उनकी शर्तों पे गए हैं, न कि अपनी शर्तों पे गए हैं। तो उसका जाना और आज में बहुत फर्क था, इसलिए हमने उसका विरोध किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की तारीख में एक ताकतवर नेता की बहुत सख्त जरूरत है जो विपक्ष को इकट्ठा कर सके। अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, जिस तरह से हो रहा है, धीरे धीरे पार्टियां खत्म होती जा रही हैं, किसी भी पार्टी में अब वो दम नहीं रह गया है कि विरोध कर सके भारतीय जनता पार्टी का। हालत ये हो गया है कि कोई नेता अगर बोलता है तो तुरंत देशद्रोही करार कर दिया जा रहा है, इसलिए कि हमारे पीछे की ताकत कमज़ोर हो गई है। तो विपक्ष की ताकत को मजबूत बनाना ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, इसलिए हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छा क्या कहते हैं आपका ये कदम रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक सवाल और, अभी क्या कहते हैं दो ही दिन पहले राहुल गांधी ने एक कॉन्फ्रेंस में और कहा है कि जो इमरजेंसी लगी थी वो हमारी दादी की, मतलब इंदिरा जी की बड़ी भूल थी। उस पर कई समाजवादियों ने अच्छे बयान दिए हैं कि एक राहुल गांधी का ये है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं मानता हूं
कि राहुल गांधी का कोई रोल उसमें नहीं था, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी का रोल था, ये राहुल गांधी का बड़प्पन है। और ये पहली बार नहीं, उन्होंने इसके पहले भी माफ़ी मांगा है और फिर अभी उन्होंने दोबारा उसके लिए अपनी पार्टी की तरफ से माफ़ी मांगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज रोज उसी इमरजेंसी की याद दिलाते हैं। कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति माफ़ी मांग लेता है तो बात को ख़त्म होना चाहिए। इमरजेंसी में जो हालात थे उससे बदतर हालात आज की तारीख में हैं। इमरजेंसी में किसी भी विपक्ष के नेता को देशद्रोही नहीं बना दिया गया था, जेल जरूर डाल दिया गया था। आज न तो जेल में डाल रहे हैं और न जीने दे रहे हैं, न बोलने दे रहे हैं। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में उदय ठाकरे जी ने जो हाउस के अंदर बात बोली है कि बीजेपी जी और आरएसएस के ऊपर कटाक्ष किया है कि वो अपना इतिहास बताएं, बड़ा चर्चा का विषय भी है उनका भाषण पूरा। और उन्हीं ने कहा है कि भारत माता की जय करने का अधिकार ही नहीं है उनको, उसके बारे में। देखिए, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जिनका इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, कोई, वह इस देश के बारे में जिस तरह से बात करते हैं बहुत अच्छा नहीं लगता है कि जिसका कोई भी योगदान न रहा हो आज देश की आज़ादी की लड़ाई में या इस देश को बनाने में। वो अभी 6 साल पहले आए हैं, सारे जितने भी संस्थाएं हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं और सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, इनकम टैक्स जो है, उनकी सरकार चलाने के लिए रह गई है। तो वो तो उनको कोई अधिकार है ही नहीं कोई इस तरह की बात करें। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और उसके लिए आप आने वाले टाइम में क्या प्रयास कर रहे हैं कि आज कल 100 दिन उनके हो जाएंगे 6 तारीख को, और आप इसके बारे में क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है? देखिए, किसानों का आंदोलन ने इस देश के विपक्ष को एक तरह से जान दे दिया है। जो विपक्ष मर सा रहा था, किसान आंदोलन ने एक जान दिया है। देश में लोकतंत्र बना रहेगा, इसके लिए भी किसानों का बहुत बड़ी भूमिका है। मैं व्यक्तिगत तौर पे किसान आंदोलन से बहुत जुड़ा रहा, लगभग बहुत बार मैं हर जगह गया हूँ मेधा पाटकर जी के साथ और डॉक्टर सुनीलम के साथ मैं काफ़ी काम भी किया। समाजवादी समागम जो हम लोग की एक संगठन है, उसके तरफ से हम लोग 10, 11, 12 को सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर पे और टिकरी में हम लोग धरना भी देने वाले हैं। लेकिन किसानों के इस आंदोलन को राजनीति से एकदम अलग कर दिया गया है। मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि देश के तमाम मुद्दों पे राजनीतिक दल अपनी भूमिका स्पष्ट करें। सभी नेताओं ने अलग अलग बयान जरूर दिए हैं, लेकिन मैं सोच रहा था और मेरी इस बारे में शरद पवार जी से बातचीत भी हुई थी कि किसानों के मुद्दों को लेकर के सभी विपक्षी दलों का एक सम्मेलन होना चाहिए, जिसमें कम से कम सभी विपक्षी दल के लोग ये तो कहें कि कल इनकी सरकार आएगी तो ये सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। ठीक बात है। उस सिलसिले में मैंने प्रयास किया है और मुझे लगता है कि 19 मार्च को दिल्ली में सभी विपक्षी दलों का एक बड़ा सम्मेलन होगा। अभी तक मेरी बातचीत शरद पवार जी से हुई है, सीताराम येचुरी जी से मेरी बातचीत हो गई है, डी राजा साहब जो सीपीआई के उनसे बातचीत हो गई है, दीपांकर भट्टाचार्य जी से बातचीत हो गई है, जयंत चौधरी जी से बातचीत हो गई है, बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी बातचीत हुई है और भी देश के तमाम नेताओं से मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी से मैं बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ, बात नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी से प्रयास कर रहा हूँ, बातचीत नहीं हुई है। डीएमके से भी बातचीत कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन में एक पूरी तस्वीर आ जाएगी कि सभी देश के वरिष्ठतम नेता, हर पार्टियों के अध्यक्ष या उनकी पार्टी में लोकसभा के जो नेता हों या राज्यसभा में जो उनके नेता हों, वो सम्मेलन में आएंगे। ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ पे किसान क्या खेत मजदूर टाइप की जो लोग हैं, जो टी बागान में काम करते हैं या उसमें काम करते हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जैसे बंगाल में तो अभी चुनाव हैं, उन ऐसी पार्टियों से जो रीजनल पार्टियाँ हैं, क्या उनसे भी बात कर रहे हैं आप?
अभी जो बड़ी पार्टियां हैं, जी जी वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उनसे हम बात कर रहे हैं। और ये यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसको हम फिर हर प्रदेश में भी ले जाएंगे और वहाँ जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं उन सबको इकट्ठा करने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अरुण भाई। और अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने जो प्लानिंग की है ये बताया है। जब हम अगला आपसे बातचीत करेंगे तो उसमें किसानों के मुद्दे को लेके पॉलिटिकल पार्टी में उनकी क्या हैसियत है उसके बारे में इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।